चलिए इसे समझते हैं। आज के इस विस्तृत चर्चा में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो किसी आम क्रिकेट विश्लेषण जैसी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ मैदान पर लगने वाले चौकों छक्कों या स्कोर बोर्ड के आंकड़ों तक सीमित नहीं है। ये कहानी है बहुत तेजी से आसमान की ऊंचाइयों को छूने, वहां से अचानक एक गहरी खाई में गिरने और फिर अपनी ही राख से उठकर दोबारा एक विश्व चैंपियन बनने की। और मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन की ये अविश्वसनीय खेल यात्रा, जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है, उसे समझना बहुत जरूरी है। हाँ, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने वनडे इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक जड़ा, फिर मानसिक स्वास्थ्य के संघर्षों और चयन विवादों के भवन में फंसकर टीम से बाहर हुआ और फिर आखिरकार घरेलू क्रिकेट की शांत और मुश्किल पिचों पर पसीना बहाकर 2026 टी20 विश्व कप टीम में अपनी शानदार वापसी की। सही कहा। और इस पूरी यात्रा की परतों को खोलने के लिए आज हमने कई अलग अलग और प्रामाणिक स्रोतों का गहराई से अध्ययन किया है। मैं बता दूं कि हमारे पास विकिपीडिया का विस्तृत डेटाबेस है, द इंडियन एक्सप्रेस और द इकोनॉमिक टाइम्स की बहुत ही इंसाइटफुल न्यूज रिपोर्ट्स हैं, साथ ही जी न्यूज का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर किया गया बारीक विश्लेषण है वो भी है, और रविचंद्रन अश्विन जैसे दिग्गज की वो टिप्पणियां भी हैं जो इस पूरी स्थिति को एक नया अंदरूनी नजरिया देती हैं। जी। और इस विस्तृत चर्चा का उद्देश्य सिर्फ ये गिनना नहीं है कि उन्होंने कितने रन बनाए। हमारा मिशन ये समझना है कि आज के इस अल्ट्रा कॉम्पिटिटिव दौर में एक एथलीट मानसिक दबाव का सामना कैसे करता है, प्रोफेशनल सेटबैक से कैसे निपटता है। हाँ, और सिस्टम की कलाई मरोड़ के बीच खुद को कैसे बचाता है, जैसे कि बीसीसीआई का वो कॉन्ट्रैक्ट विवाद। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वापसी के लिए अपने बेसिक्स यानी घरेलू क्रिकेट की ओर लौटने की विनम्रता वो कैसे जुटाता है। ये यात्रा वाकई किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगती। तो चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। ईशान किशन का उदय। पटना बिहार में जन्मे इस युवा खिलाड़ी के लिए शुरुआत से ही रास्ता कांटों भरा था। हाँ, एक ऐसे राज्य में जन्म लेना जहां क्रिकेट का बुनियादी ढांचा संघर्ष कर रहा था, और फिर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन और बीसीसीआई के बीच चल रहे रजिस्ट्रेशन विवाद के कारण उन्हें बहुत कम उम्र में अपना घर छोड़ना पड़ा। मतलब पड़ोसी राज्य झारखंड से खेलना शुरू करना एक टीनेजर के लिए बहुत बड़ा कदम होता है, जिसे सिर्फ अपना खेल खेलने से मतलब था। और देखिए, इस कदम ने उनके करियर की दिशा तो तय की, लेकिन साथ ही उनके कंधों पर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक भार भी डाल दिया। धोनी की छाया। बिल्कुल। झारखंड से खेलना, विकेट कीपर बल्लेबाज होना और एक बेखौफ आक्रामक खेल शैली अपनाना, ये सब कुछ उस राज्य के सबसे बड़े क्रिकेटिंग आइकॉन MS धोनी के नक्शे कदम पर चलने जैसा था, जो कि बहुत बड़ा दबाव है। बहुत बड़ा। भारतीय क्रिकेट में किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए धोनी का उत्तराधिकारी कहे जाने का दबाव बहुत ज्यादा होता है। हर कैच, हर शॉट, हर फैसले की तुलना एक ऐसे दिग्गज से होती है जिसने खेल को ही बदल दिया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ईशान ने उस दबाव के नीचे दबने के बजाय अपनी एक अलग और निडर पहचान बनाने पर फोकस किया। और वो निडर पहचान पूरी दुनिया ने दिसंबर 2022 में देखी। मुझे आज भी वो पल याद है। चटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ वो मैच। रोहित शर्मा चोटिल थे, टीम को एक मजबूत शुरुआत की जरूरत थी और इस युवा खिलाड़ी को ओपनिंग का मौका मिला। और उस दिन जो हुआ वो साधारण क्रिकेट तो बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खिलाड़ी वीडियो गेम खेल रहा हो। उन्होंने बांग्लादेश के गेंदबाजों की जिस तरह से खबर ली, वो क्रिकेट के इतिहास को फिर से लिखने जैसा था। एक दोहरा शतक, और वो भी इतनी तेज गति से। हाँ, और उस पारी की अहमियत सिर्फ रनों के अंबार में नहीं है, बल्कि उस रफ्तार में है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने मात्र 131 गेंदों में 210 रन बनाए। 131 गेंदे? जी। और सबसे बड़ा रिकॉर्ड ये था कि उन्होंने 200 रन का आंकड़ा सिर्फ 126 गेंदों में छू लिया था। वनडे इतिहास में ये अब तक का सबसे तेज दोहरा शतक था, जिसने क्रिस गेल का वो 138 गेंदों का। हाँ, क्रिस गेल का पिछला विश्व रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही वो ये कारनामा करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बने। और एक और दिलचस्प तथ्य जो हमने रिसर्च में देखा वो ये है कि क्रिकेट के पूरे इतिहास में वो पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने अपने पहले वनडे शतक को सीधे दोहरे शतक में तब्दील कर दिया। ये अद्भुत है। उस दिन विराट कोहली के साथ उनकी 290 रनों की साझेदारी ने यह साबित कर दिया था कि ये खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज करने के लिए ही बना है। सही बात है। लेकिन देखिए, यहाँ आकर कहानी में वो मोड़ आता है जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है।
इतने ऐतिहासिक प्रदर्शन के बावजूद, इतने बड़े रिकॉर्ड तोड़ने के बावजूद चीजें उस तरह से आगे नहीं बढ़ी जैसी कोई भी उम्मीद करेगा। बिल्कुल। मतलब दोहरा शतक लगाने के बाद तो किसी भी खिलाड़ी की जगह टीम में पत्थर की लकीर हो जानी चाहिए, लेकिन ईशान को लगातार बेंच पर बैठना पड़ा। फॉर्म में होने के बावजूद उन्हें प्लेइंग 11 में नियमित मौके नहीं मिल रहे थे। एक दर्शक के नजरिए से यह समझना बहुत मुश्किल है कि आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे क्या चल रहा था। और इसका बहुत बड़ा कारण टीम के आंतरिक समीकरण और क्रिकेट का मौजूदा कैलेंडर है। जब रोहित शर्मा फिट होकर वापस लौटे और शुभमन गिल लगातार रन बना रहे थे तो टॉप ऑर्डर में जगह ही नहीं बची। हाँ। ईशान को मिडिल ऑर्डर में खिसकाया गया और कई बार तो पूरी तरह से बाहर बैठना पड़ा। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक बेहद भावुक इंटरव्यू में ईशान ने खुद इस दौर के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने उसे डिप्रेसिंग कहा था। जी बिल्कुल, उन्होंने इस स्थिति को अपने ही शब्दों में डिप्रेसिंग यानी बेहद निराशाजनक बताया था। जब एक खिलाड़ी अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में हो, दुनिया के सबसे बड़े रिकॉर्ड तोड़ चुका हो और फिर भी उसे पानी पिलाने या सिर्फ नेट सेशन तक सीमित रहना पड़े, तो उसके मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर मुझे खुद को साबित करने के लिए और क्या करना होगा। और उन्होंने उस इंटरव्यू में ट्रैवल फटीग का भी जिक्र किया था, यानी लगातार यात्रा करने से होने वाली मानसिक और शारीरिक थकावट। श्रोताओं के लिए समझना बहुत जरूरी है कि एक टीम स्पोर्ट में बायो बबल या लगातार होटलों में रहने का मतलब क्या होता है। बिल्कुल। आप लगातार यात्रा कर रहे हैं, हर दूसरे दिन एक नया शहर, एक नया होटल का कमरा, लेकिन आप खेल नहीं रहे हैं। उनका कहना था कि परिवार और कुछ करीबियों को छोड़कर किसी ने भी उनके इस मानसिक दबाव को नहीं समझा। ये थकावट सिर्फ शरीर की नहीं थी, ये थकावट उस इंतजार की थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। आधुनिक क्रिकेटर्स जिस स्तर के मानसिक दबाव का सामना करते हैं, ये उसका एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। इतने बड़े सेटबैक के बीच खुद को मानसिक शांति देने के लिए उन्होंने आध्यात्म का रास्ता चुना और भगवत गीता का अध्ययन शुरू किया, जो कि बहुत मैच्योर फैसला था। हाँ, और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से एक ब्रेक लेने का साहसिक फैसला किया। लेकिन इस ब्रेक का जो परिणाम हुआ वो भारतीय क्रिकेट प्रशासन के नजरिए से एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से तो ब्रेक लिया ही, साथ ही रणजी ट्रॉफी यानी घरेलू क्रिकेट में भी हिस्सा नहीं लिया। और यहीं पर वो विवाद शुरू हुआ। बिल्कुल, यहीं पर बीसीसीआई का वो कड़ा रुख सामने आया जिसने पूरी व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। जी न्यूज के उस शानदार कॉन्ट्रैक्ट विश्लेषण को अगर हम देखें तो बीसीसीआई ने उन्हें 2025-26 की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से पूरी तरह बाहर कर दिया। ये कोई छोटी बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं। एक खिलाड़ी जो कुछ महीने पहले तक भारत की वर्ल्ड कप योजनाओं का मुख्य हिस्सा था, जिसके नाम सबसे तेज दोहरे शतक का रिकॉर्ड है, उसे देश के टॉप क्रिकेटर्स की लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने पूरे क्रिकेट जगत में बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। और इस फैसले ने भारतीय क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत का स्पष्ट संकेत दिया। बीसीसीआई ने ये साफ कर दिया कि अब स्टार पावर या आपकी पिछली उपलब्धियों के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बांटे जाएंगे। तो फोकस किस पे था? नई नीति का पूरा फोकस मैच वॉल्यूम पर आ गया, यानी मैच खेलने की संख्या, विश्वसनीयता और घरेलू क्रिकेट के प्रति प्रतिबद्धता। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय ड्यूटी पर नहीं हैं और आप चोटिल भी नहीं हैं, तो आपको अपने राज्य के लिए घरेलू क्रिकेट खेलना ही होगा। मतलब कोई बहाना नहीं चलेगा। बिल्कुल कोई बहाना नहीं। कॉन्ट्रैक्ट को रिट्रोस्पेक्टिव तरीके से, यानी पिछले प्रदर्शन और भागीदारी के आधार पर आंका जाने लगा। ये हर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के लिए कड़ा संदेश था कि कोई भी नाम सिस्टम और खेल से बड़ा नहीं है। ये एक ऐसा समय था जहां कोई भी आम इंसान टूट सकता था। आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं है, हर तरफ न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर आपकी आलोचना हो रही है, करियर लगभग खत्म माना जाने लगा था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जी, उन्होंने वही किया जो एक चैंपियन को करना चाहिए। उन्होंने शोर बंद किया और अपने खेल की जड़ों की ओर वापसी की। उन्होंने घरेलू क्रिकेट का रुख किया। और इस पूरी वापसी को रविंद्रचंद्रन अश्विन ने एक बहुत ही दिलचस्प गणितीय नजरिए से देखा है। उन्होंने इसे LHS बराबर RHS समीकरण कहा है। LHS बराबर RHS, बहुत दिलचस्प है। हाँ, अश्विन का मानना था कि अगर कोई खिलाड़ी समीकरण के एक तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड पर अपना 100% देता है, घरेलू क्रिकेट के खाली और शांत मैदानों में पसीना बहाता है, बुची बाबू टूर्नामेंट से लेकर रणजी ट्रॉफी तक हर स्तर पर खेल का सम्मान करता है, तो समीकरण का दूसरा हिस्सा यानी राइट हैंड साइड खुद ब खुद संतुलित हो जाता है।
खेल अपने आप आपको नेशनल टीम में वापसी का तोहफा देता है। और ईशान ने इस समीकरण को बिल्कुल सच साबित कर दिया। बिल्कुल। घरेलू क्रिकेट की पिचों पर उनका प्रदर्शन किसी चमत्कार से कम नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की चकाचौंध से दूर, जहां कोई बड़ा कैमरा नहीं होता, वहां उन्होंने अपना असली चरित्र दिखाया। 2025-26 के रणजी ट्रॉफी सीजन में उन्हें झारखंड टीम का कप्तान बनाया गया। हाँ। और तमिलनाडु के खिलाफ उनकी वो पारी, वो सिर्फ रनों का स्कोर नहीं था, वो उनके आलोचकों के लिए एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। बिल्कुल एक स्टेटमेंट था। कोयम्बटूर की उस मुश्किल और टर्निंग पिच पर, जहां झारखंड की टीम 79 रन पर 3 विकेट खोकर संघर्ष कर रही थी, वहां आकर ईशान ने नाबाद 125 रन बनाए। नाबाद 125। जी, और ये पारी इसलिए ऐतिहासिक नहीं है कि उन्होंने शतक लगाया, बल्कि इसलिए है कि उन्होंने किस अप्रोच के साथ बल्लेबाजी की। ये उनकी स्वाभाविक, बेखौफ और हर गेंद पर प्रहार करने वाली शैली के बिल्कुल विपरीत था। हाँ, मैंने पढ़ा था कि उन्होंने सिर्फ 2 छक्के लगाए। बिल्कुल। उन्होंने 183 गेंदों का धैर्यपूर्वक सामना किया, लगातार स्ट्राइक रोटेट की और पूरी पारी में सिर्फ 2 छक्के लगाए। ये उनके बल्लेबाजी में आई एक नई और गहरी परिपक्वता को दर्शाता है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे हमेशा एक T20 स्पेशलिस्ट या सिर्फ आक्रामक बल्लेबाज माना जाता था, वो अब परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना सीख गया था। ये समझना कि कब आक्रमण करना है और कब सिंगल लेकर दूसरे छोर पर जाना है, यही उन्हें एक संपूर्ण बल्लेबाज बनाता है। सही कहा। और ये फॉर्म सिर्फ लाल गेंद तक सीमित नहीं रही। बिल्कुल नहीं। इसकी ठीक बात सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जिसे हम SMAT भी कहते हैं, 2025-26 में उनका प्रदर्शन इस बात का गवाह बना। अपनी कप्तानी में उन्होंने झारखंड को उनका पहला SMAT खिताब जिताया। पहला खिताब? जी। फाइनल मुकाबले में हरियाणा के खिलाफ दबाव वाले मैच में उन्होंने मात्र 49 गेंदों में 101 रनों की तूफानी पारी खेली। उस पूरे टूर्नामेंट के आंकड़े अविश्वसनीय है। उन्होंने सबसे ज्यादा 517 रन बनाए, 57 से ज्यादा की औसत और लगभग 197 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ। कमाल है। और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 33 छक्के भी उन्हीं के बल्ले से निकले। उन्होंने चयनकर्ताओं को ये सोचने का मौका ही नहीं दिया कि उन्हें नजरअंदाज किया जा सके। और खुद को हर संभव परिस्थिति में परखने की उनकी ये भूख यहीं शांत नहीं हुई। 2025 में उन्होंने इंग्लैंड काउंटी क्रिकेट का भी रुख किया, जहां भारतीय बल्लेबाजों को अक्सर संघर्ष करना पड़ता है। वहां नॉटिंघमशायर के लिए खेलते हुए यॉर्कशायर के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में ही उन्होंने 87 रनों की शानदार पारी खेली। वो भी उन परिस्थितियों में जहां गेंद स्विंग और सीम कर रही होती है। बिल्कुल। इन सब का नतीजा ये होना ही था कि 2026 T20 विश्व कप की टीम में उन्हें जगह मिल गई। ये अश्विन के उसी LHS बराबर RHS समीकरण का अंतिम परिणाम था। बिना किसी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के, सिस्टम के खिलाफ जाकर सिर्फ और सिर्फ अपने बल्ले की खामोश लेकिन असरदार आवाज से उन्होंने अपनी जगह वापस छीनी। और जब उनकी वापसी हुई तो वो किसी हॉलीवुड फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं थी। जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज, ऐसा लग रहा था कि वो अपने अंदर की सारी भड़ास, सारा इंतजार उस मैदान पर निकाल रहे हैं। वो पूरी तरह से एक अलग ही जोन में नजर आ रहे थे। आंकड़े भी इसी बात की गवाही देते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ उस सीरीज में उन्होंने सिर्फ 43 गेंदों में 103 रन जड़कर अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया। उसी सीरीज के एक अन्य मैच में उन्होंने सिर्फ 21 गेंदों में अर्धशतक लगाया था, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भारतीय का दूसरा सबसे तेज T20 अर्धशतक था। ये सिर्फ फॉर्म नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसा खिलाड़ी था जो ये साबित कर रहा था कि वो इस मंच के लिए ही बना है। और फिर आया असली इम्तिहान। 2026 T20 विश्व कप, नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नामीबिया के खिलाफ मैच। उन्होंने वहां 24 गेंदों में 61 रन बनाए और T20 विश्व कप के इतिहास में अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बन गए। जी। लेकिन जिस पारी की चर्चा हमेशा होगी वो थी कोलंबो की उस स्पिन फ्रेंडली और मुश्किल पिच पर पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई पारी। भारत के विकेट जल्दी गिर गए थे, दबाव चरम पर था और वहां उन्होंने 40 गेंदों में 77 रन बनाए। और उस मैच में भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से हराया और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उस दिन उन्होंने दिखा दिया कि दबाव को कैसे अपना हथियार बनाया जाता है। ये शानदार प्रदर्शन हमें उस सबसे बड़ी रणनीतिक चर्चा या कहीं टैक्टिकल डिबेट के बीच में लाकर खड़ा कर देता है, जो भारतीय क्रिकेट में पिछले कुछ सालों से लगातार चल रही है। ईशान किशन बनाम ऋषभ पंत। बिल्कुल, ईशान बनाम पंत, ये एक ऐसी बहस है जिसने फैंस से लेकर चयनकर्ताओं तक को 2 हिस्सों में बांट दिया है।
दोनों ही बाएं हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, दोनों ही अपनी आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं और दोनों ही अपने दम पर मैच जिताने का माद्दा रखते हैं। लेकिन अगर हम गहराई में जाएं, तो दोनों की शैली और इम्पैक्ट में एक बहुत बड़ा रणनीतिक अंतर है। ये बहस वाकई बहुत गहरी है। मान लीजिए भारत किसी विश्व कप का नॉकआउट मैच खेल रहा है, स्कोर है 20 रन पर 3 विकेट। ऐसे में आप किसे मैदान पर भेजना चाहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। अगर हम ईशान किशन के पक्ष का विश्लेषण करें तो उनका खेल बहुत सधा हुआ लगता है। हाँ, वनडे फॉर्मेट में ईशान के आंकड़े उनके पक्ष को बहुत मजबूत बनाते हैं। उनका वनडे औसत 42.40 है, जो दुनिया के किसी भी टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर विकेटकीपर बल्लेबाज के लिए बेहतरीन माना जाता है। बिल्कुल। उनका खेल आधुनिक क्रिकेट की उस फिलॉसफी में बिल्कुल फिट बैठता है, जिसे हम बिना पैनिक किए गेम की पेस बनाए रखना कह सकते हैं। वो लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हैं, खाली गेंदें कम खेलते हैं, पारी को गहराई तक ले जाते हैं और फिर अंतिम ओवरों में तेजी से गियर बदल सकते हैं। उनका रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से बताता है कि जब वो क्रीज पर टिकते हैं और बड़ी पारी खेलते हैं तो भारतीय टीम के जीतने का प्रतिशत बहुत बढ़ जाता है। उनमें एक स्थिरता है। दूसरी ओर जब हम ऋषभ पंत की बात करते हैं तो वहां तर्क बिल्कुल अलग होता है। पंत के पास वो एक्स फैक्टर है जो शायद दुनिया के बहुत कम खिलाड़ियों के पास है। वो एक शुद्ध मैच विनर हैं। हाँ, उनका गेम रिस्की जरूर है। पंत का खेल जोखिम भरा जरूर है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट वनडे और टेस्ट दोनों में जबरदस्त है। इंग्लैंड के खिलाफ उनकी 125 रनों की वो नाबाद पारी हमेशा याद रखी जाएगी, जहां उन्होंने हार के जबड़े से जीत छीन ली थी। पंत उस शैली के खिलाड़ी हैं जो पूरी तरह से गेम का मोमेंटम बदल सकते हैं। पर पंत की सबसे बड़ी ताकत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है, उनकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी। लेकिन हाल के वर्षों में, विशेषकर अगस्त 2024 के बाद से, पंत का दुर्भाग्य ये रहा है कि उन्हें वनडे फॉर्मेट में खुद को साबित करने के लगातार मौके नहीं मिले। सही बात है। वो कई बार टीम के साथ सफर करते रहे, लेकिन प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पाए। इन दोनों के बीच ये रणनीतिक लड़ाई सिर्फ कौशल की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि टीम मैनेजमेंट किस प्रकार के टेम्पलेट पर भरोसा करता है, स्थिरता के साथ आक्रामकता या फिर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला एक्स फैक्टर। और ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात नहीं है। खेल के सबसे छोटे और ग्लैमरस फॉर्मेट यानी फ्रेंचाइजी क्रिकेट और आईपीएल में भी इन दोनों का दबदबा है। अगर हम 2025 की मेगा नीलामी पर नजर डालें तो वहां ईशान किशन का जलवा पूरी तरह से हावी रहा। बिल्कुल हावी रहा। सनराइजर्स हैदराबाद ने उन पर 11.25 करोड़ रुपए की भारी भरकम बोली लगाकर उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। जो खिलाड़ी सालों तक मुंबई इंडियंस की सफलता का मुख्य हिस्सा रहा था, उसके लिए इतनी बड़ी बोली लगना ये बताता है कि मार्केट में उनकी वैल्यू कितनी ज्यादा है। और उन्होंने फ्रेंचाइजी के उस भरोसे को, उस कीमत को पूरी तरह से सही साबित भी किया। 2025 के उसी सीजन में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अपना पहला आईपीएल शतक भी जड़ दिया। क्या बात है। ये दिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, दबाव चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो या करोड़ों रुपए के प्राइस टैग का, उनका बल्ला अब रुकने वाला नहीं है। इस पूरी विस्तृत चर्चा को अगर हम समेटें तो ईशान किशन की ये वापसी की कहानी किसी भी इंसान के लिए जीवन का एक बहुत बड़ा फलसफा है। टैलेंट या प्राकृतिक कौशल किसी भी इंसान को शुरुआत में एक बड़ी छलांग लगाने में मदद कर सकता है। वो आपको अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचा सकता है, लेकिन वहां टिके रहने के लिए या गिरकर वापस वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ टैलेंट काम नहीं आता। बिल्कुल नहीं। वहां जरूरत होती है कड़े अनुशासन की, मानसिक दृढ़ता की और सबसे बढ़कर विनम्रता की। जब फॉर्म साथ ना दे, जब पूरा सिस्टम आपके खिलाफ खड़ा नजर आए, तब शोर मचाने के बजाय खामोशी से अपने बेसिक्स की ओर लौटना, धूल भरे घरेलू मैदानों में पसीना बहाना ही आपको बचाता है। मैं कहूंगी कि ये एक बहुत ही बेहतरीन निष्कर्ष है। उन्होंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बड़ा बयान नहीं दिया, बल्कि अपने बल्ले से हर एक आलोचना का जवाब दिया। मानसिक थकान के उस मुश्किल दौर से गुजरना, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और टीम से पूरी तरह बाहर होना, फिर रणजी और मुश्ताक अली ट्रॉफी के खाली मैदानों में जाकर दोबारा खुद को साबित करना और वहां से सीधे विश्व कप के शोर से भरे स्टेडियम में प्लेयर ऑफ द मैच बनना, ये किसी भी क्षेत्र में करियर के उतार चढ़ाव से निपटने और कमबैक करने का एक शानदार उदाहरण है। लेकिन देखिए, ये कहानी अपने पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक सवाल छोड़ जाती है। जी। इस पूरी स्थिति को अगर हम एक बहुत बड़े सिस्टमैटिक नजरिए से देखें तो ये मौजूदा क्रिकेट प्रशासन पर एक गंभीर सवाल उठाता है। कैसा सवाल? ईशान ने तो घरेलू क्रिकेट की भट्टी में खुद को तपाकर अपनी जगह वापस पा ली,
लेकिन जिस तरह से बीसीसीआई का ये नया कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम घरेलू क्रिकेट में भागीदारी और मैच वॉल्यूम पर इतनी सख्ती से जोर दे रहा है, क्या ये भविष्य के लिए पूरी तरह से सही और फूल प्रूफ मॉडल है? ये सोचने वाली बात है। क्या आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि कोई बेहद प्रतिभाशाली फॉर्मेट स्पेशलिस्ट, मान लीजिए कोई ऐसा युवा खिलाड़ी जो सिर्फ T20 फॉर्मेट में महारत रखता हो, जिसका गेम लाल गेंद के क्रिकेट के लिए बिल्कुल न बना हो और जिसमें अपने दम पर भारत को T20 विश्व कप जिताने की जादुई क्षमता हो, वो इस कठोर सिस्टम और हर फॉर्मेट में मैच वॉल्यूम के नियमों की वजह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से पूरी तरह बाहर हो जाए और उसका करियर कभी उड़ान ही ना भर पाए? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर हर खेल प्रेमी को गंभीरता से सोचना चाहिए। क्या सिस्टम की ये सख्ती भविष्य में किसी अद्वितीय अनऑर्थोडॉक्स प्रतिभा को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर सकती है, या फिर यही सख्ती भारतीय क्रिकेट को सिर्फ अनुशासित और हर परिस्थिति में खेलने वाले सच्चे चैंपियन ही देगी? खैर, इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। एक बात तो तय है, ईशान किशन की यह हार न मानने की कहानी और उनकी ये वापसी लंबे समय तक मिसाल के तौर पर याद रखी जाएगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई इन डेप्थ चर्चा के साथ। सुनते रहिए।